बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। सौरभ शर्मा में आपके साथ बातें करेंगे खुलकर और वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। दुनिया भर के नेता, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब उनको बधाई संदेश भेज रहे हैं। ट्रंप ने भेजा और ट्रंप ने कहा माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, मेरी फोन पर बात हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर लिखा नरेंद्र थैंक यू, नरेंद्र पे आ गए हैं। जो भी टैक्स लगा रखा था वो कह रहे हैं कि यूक्रेन में आपने युद्ध रुकवाने में बहुत अहम भूमिका अदा की है। अजीबोगरीब दुनिया है, देखिए क्या हो रहा है। लेकिन आज मोदी जी के जन्मदिन में दुनिया भर में क्या हुआ, किसने क्या कहा, ये सारी बातें आपके साथ होंगी। और आज हम आपके सामने 2-3 सवाल रखते हैं। क्या नरेंद्र मोदी देश के सबसे अब तक के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं? जूरी बैठी है प्रोग्राम में, आपको बताएगी। दूसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी आज तक के सबसे हिम्मती प्रधानमंत्री हैं? और तीसरा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं? प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में, सर बहुत स्वागत आपका। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी जी, सर बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और शांतनु गुप्ता जी मेरे साथ हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। मैं और आप कलर कोऑर्डिनेटेड हैं आज। सर मोदी जी के जन्मदिन पर मैं एक नई चीज नोटिस कर रहा हूं, मैंने इससे पहले नहीं देखा था, अभी कह भी रहा था प्रोग्राम से पहले, कि दुनिया भर के नेता जो उनको बधाई दे रहे हैं, सब ने बाकायदा वीडियो बनाए। ये नया है, वीडियो बनाना एक एफर्ट आता है। तो कोई किसी देश का राष्ट्रपति वीडियो बना रहा है, भाई नरेंद्र मोदी को विश करना है, एक स्टेटमेंट है ये कि आप भारत का प्रधानमंत्री का स्टैचर दुनिया में क्या पहुंच गया है। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आज बहुत सारे लोगों ने बहुत लेख लिखे हैं और उसमें अपने अपने अनुभव बताए हैं नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के। पहली बार हम कब मिले, क्या उनकी बात में, उनकी वर्किंग स्टाइल में खासियत है, सरकार चलाने में क्या है, इंडिविजुअली वो कैसे हैं, पर्सनली कैसे हैं। तो ये सारी बातें सर आज मुख्तार साहब से पूछ लेते हैं। सर कितना, आप तो क्या 8 साल तो आप साथ में मंत्री रहे, 14 से 22 तक, और उनके साथ संगठन में भी संगठन में खूब काम किया। देखिए सौरभ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सियासी असहिष्णुता और सामंती स्पर्शिता के तमाम तरह के शिकार होने के बावजूद आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस धाग और धमक को स्थापित किया है, न केवल अपनी शख्सियत की बल्कि भारत की धाग धमक। मैं इसलिए, जो आपने कहा कि वो विश्व के तमाम जो लीडर्स कर रहे हैं, 2015 की बात है, मैं मिनिस्टर था, पार्लियामेंट्री अफेयर भी देखता था, तो मुझे एक अरब कंट्री है, बहुत बड़ी अरब कंट्री है, उसमें जाने का मौका मिला। और वहाँ के जो सुल्तान जिन्हें कह सकते हैं आप, जिन्हें राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं, उनके साथ जब रात में भोजन था तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखो, पूरी दुनिया में इस वक्त संकट और कंटक है और बढ़ेगा भी। दुनिया एक दूसरे को जो है वो फूटी नज़रों देखना पसंद नहीं कर रही है। लेकिन बोले, उन्होंने कहा मैं तुमको बताता हूँ, आपके मोदी जो है वो इस पूरी दुनिया के संकट और कंटक के बीच में सबसे बड़े संकट मोचक की भूमिका निभाएंगे और पूरी दुनिया उनकी तरफ देखेगी। अच्छा। और आज आप जो देख रहे हैं ना, देखिए इस तमाम चीज़ें जो क्षणिक तरीके से आप आई गई, मैंने इस बात को खुद प्रधानमंत्री जी को ही बताया था, तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ था। उस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था जो जनरली बहुत अच्छे विचार भारत के लिए नहीं रखते थे शुरुआती दौर में। अच्छा। तो ये उस वक्त की 2015 की बात है, जब मोदी जी आए ही थे और जिस वक्त की पूरे दुनिया में और देश में असहिष्णुता की बात हो रही थी, अवार्ड वापसी हो रही थी। कहा जा रहा था मोदी आ गए तो इस्लामिक देशों के साथ कुट्टी हो गई, मोदी आते ही जो है वो तमाम जो है वो दुनिया में जो है वो भारत को जो है लोग बाइकआउट कर देंगे, ये सारी चीज़ें थी उस समय। उसके बाद आपने देखा कि उसी के दौरान जो है वो लगभग 45 से 46 अफ्रीकन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यहाँ मीटिंग हुई पहली बार। मतलब आप जो मोदी जी के शख्सियत की बात कर रहे हैं, तो वो उन राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग के दौरान भी क्या हो रहा था, आपने देखा था शाहीन बाग चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था। इजिप्ट के जो उस वक्त सीसी साहब हैं, उनको स्वागत करने वगैरह की उनको जिम्मेदारी मेरी थी। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड ये तो ठीक है, इतनी अच्छी मीटिंग हुई है और इतने वर्षों के बाद इतने अफ्रीकन, क्योंकि इजिप्ट जो है वो अफ्रीका में थोड़ा हिस्सा है और थोड़ा उसका हिस्सा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में आता है। तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी मीटिंग हुई है और उसके बाद आपके मीडिया, आपके लोगों के लिए कहा कि आपका मीडिया जो है वो दिखा रहा है कि इंडिया में इनटॉलरेंस चल रही है, इंडिया में जो है असहिष्णुता। ये वही दौर है, ये 15 के दौरान का है
जी जी जी। और मुझे बहुत उस वक्त जो है शर्मिंदगी हुई। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे यहाँ बहुत फ्री मीडिया है इसलिए। तो बोले फ्री होना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हो रहा है इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट, उसको कैसे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और मैं मानता हूँ कि ये भारत के लिए, कोई मोदी जी के लिए नहीं, ये भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है। जिस तरह से उन्होंने भारत की धाक धमक को मजबूत किया, उसको चार चांद लगाया, और साथ ही साथ भारत की धाक और धमक को धूमिल करने वाले धूर्तापूर्ण धुन को भी धूल दूषित किया। तो ये जो है, ये शख्सियत ही कर सकती है। मुझे तो ये भी याद है सर, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि अब देश रहने लायक नहीं रह गया, हम बाहर चले जाएंगे। गया उनमें से एक नहीं, गया कोई नहीं उनमें से, सब यही हमारे मौज से रह रहे हैं। एक तो दुनिया छोड़ गया। अरे भैया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के दिखा रहे थे। ये लो अवार्ड मोदी जी, अंग्रेजों ने दिया था, मुगलों ने दिया था, मोदी जी को हम वापस करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ सर, ये हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने बहुत लोगों को सर आज पढ़ा, जो लोग भारत की उपलब्धियां पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की पीएम काल में, तो पन्ना भर गया। मैं ऐसा नहीं कहता कि पहले की सरकारों ने कभी काम नहीं किया। आज फोकस में क्योंकि 11 साल है तो मैं उसकी बात करता हूँ। एस्टॉनिशिंग अचीवमेंट्स हैं इस सरकार की, कमियां भी है, ठीक बात है, लेकिन अचीवमेंट्स मुझे लगता है वो काफी हद तक बहुत आगे चली जाती हैं डिसअपॉइंटमेंट से 11 साल में। भाई कुछ तो ऐसा भी काम होगा ना जो मोदी जी जिस तरीके से करना चाहते होंगे शायद नहीं हो पाया होगा। लेकिन अभी आप केवल ये जो ट्रंप एपिसोड हुआ इसको देख लें, एक आदमी की शख्सियत आपको समझ में आ जाएगी और रिजॉल्व समझ में आ जाएगा। हम पर टैक्स लगाया, हमें अपमानित करने की कोशिश की, उनके नेता बार बार कुछ बोलते रहे। यहां से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था, नो कमेंट्स, नहीं पढ़ना, इस बहस में मत पढ़ना। उन्होंने कहा कि हम वी लॉस्ट इंडिया, यहां तक बात चली गई। और अब देखिए आज क्या हुआ है, डेड इकोनॉमी हो गया, सब कुछ हो गया। आज ट्रंप कहते हैं ट्रेड डील भी हो रही है, ट्रंप कहते हैं माय फ्रेंड, ट्रंप कहते हैं नरेंद्र थैंक यू। मतलब 360 डिग्री टर्न। और ये क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में आप मदद कर आप हमारी मदद कर रहे हैं, जबकि सारे युद्ध तो ट्रंप रुकवा रहे थे। सो इसके पीछे कह रहे थे कि आप ही फंड कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये एपिसोड क्या बताता है नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी के बारे में? देखिए, वो द्वारका की धरती से आते हैं। आप भगवान कृष्ण का चरित्र देखिए तो उसमें एक जो खास जो सेंट्रल पॉइंट मिलेगा आपको, वो है धैर्य। कभी धैर्य का साथ मत छोड़ो। जल्दबाजी में या जिसको कहते हैं अंग्रेजी में नी जर्क रिएक्शन, उस तरह का स्वभाव नहीं है उनका। ठीक है, जिस समय ट्रंप बोल रहे थे, सब कह रहे थे, यहां बड़ा आक्रोश था। जो समर्थक थे उनके, उनमें भी कि जवाब क्यों नहीं दे रहे, ट्रंप को पलटकर गाली देनी चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हो। आज देखिए उसका नतीजा क्या मिला। और जरा कल्पना कीजिए अगर पलटकर गाली दे दी होती तब क्या होता। तो मोदी तत्काल का नहीं, दूर का देखते हैं। तो उनकी सोच बहुत लंबी और बहुत दूर तक होती है। और मेरा मानना है कि दुनिया में किसी देश ने इस बात को, उनके इस गुण को पहचाना तो चीन ने। अच्छा, जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, तब वहां के शहर का नाम मुझे याद नहीं है, मेयर ने उनके लिए एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया था जब अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था उस समय। और आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर सबसे पहले शी जिनपिंग को बुलाया था। तो उनके बारे में कहा जाता था मुख्यमंत्री रहे हैं, ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी क्या जानते हैं, फॉरेन अफेयर्स के बारे में क्या जानते हैं, विदेश नीति तो कर ही नहीं पाएंगे। राज्य चलाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। फिर 24 का नतीजा आया तो ये कहा कि भाई ये तो हमेशा बहुमत की सरकार चलाते आए हैं, इनको गठबंधन की सरकार चलाना आता ही नहीं, चला ही नहीं पाएंगे। तो ये सब आप देखिए तो मोदी के गुण मतलब जो है आपके सामने धीरे धीरे खुलते हैं। एक बात। दूसरी की जो भी दुनिया भर में हम आप कोई कह सकता है कि प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, इसलिए बोल रहे हैं जी। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको क्या इंटरेस्ट है, जिनको भारत से कुछ मिलना नहीं है, उस तरह का हित नहीं है, वो जब प्रशंसा कर रहे हैं दुनिया के विकसित देश
जिस तरह से मोदी के सामने खड़े हैं, मोदी का विराट रूप आपको दिखाई देता है कि दुनिया के तमाम ये जो आप वीडियो संदेश की बात कर रहे हैं, ये कमिटमेंट दिखाता है, ये बताता है कि अंदर से सम्मान है, केवल औपचारिकता के लिए बधाई नहीं दे रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि हम भी हैं आपके साथ, ठीक, और हम आपका सम्मान करते हैं। ये सर आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। नहीं, ये बताने की कोशिश। और आप नरेंद्र मोदी को देखिए, डिटेल्स में बहुत ज्यादा जाते हैं। मेरी जो पहली मुलाकात, पहली बार जो मैं मिला था 1990 में, अच्छा, जब अडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हो रही थी, तब गुजरात का जो लेग था रथ यात्रा का, उसके सारथी और उसके प्रबंधक नरेंद्र मोदी थे। अडवाणी जी की ओवरऑल यात्रा जो है गुजरात यात्रा और के जो है आसपास वो का भी। प्रमोद महाजन थे, लेकिन गुजरात का जो लेग था, और अडवाणी जी को बड़ा आश्चर्य हो, उनको उम्मीद नहीं थी कि गुजरात ठीक है भाजपा का के समर्थन वाला राज्य था, इस तरह का समर्थन मिलेगा। जिस तरह पूरी व्यवस्था जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, वो अद्भुत था। अटेंशन टू डिटेल। आज एक मंत्री ने एक लेख में लिखा है, मैं नाम भूल रहा हूं, आर्टिकल लिखा है उन्होंने यही बात उन्होंने कही है कि विषयों की गहराई, किसी भी सब्जेक्ट को डेप्थ से जानना, सुनने की क्षमता, उस सब्जेक्ट पर अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई सलाह दे रहा है, सर ज्यादा बताएंगे, वो उसको धैर्य से सुनना, अपनाना अगर जो अच्छा लगे। और तीसरा उन्होंने कहा ये चलती फिरती पाठशाला है, मोदी जी के लिए कहा। देखिए सौरभ जी, एक बात बताऊं, मोदी जी के लिए जो आपने कहा है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो उनकी उपलब्धियां हैं वो हैं, तो मैं तो इतने 2 शब्द में कहना चाहूँगा, वही हकदार हैं किनारों के जो बदलने बहावधारों के। तो ये जो 11 सालों का या से ज़्यादा का समय है, गुजरात का भी छोड़ दीजिए, ये बहुत चुनौतियों वाला समय था। कोई सामान्य समय नहीं था कि एकदम जो है केक वॉक था और वो जो है वो इन्होंने 11 साल रोज ही चुनौती आ रही है सर, रोज पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, कहीं पर कोविड आ गया, तो कहीं पर जो है वो एक दूसरे देशों के बीच में जो है वो पूरी तरह से रस्साकशी चल रही है, तमाम तरह की और भी चुनौतियां हैं, आतंकवाद की चुनौती आपने देखी। इस तमाम चुनौतियों, इन तमाम संकटों और कंटकों को परास्त करते हुए जो उन्होंने अपने को सुशासन का इंस्टीट्यूशन और समावेशी विकास का जो है मिशन बना करके दुनिया के सामने खड़ा किया, ये एक सामान्य सा कोई घटना नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा, देखिए मुझे याद है कि 2014 में जब सरकार बनी, मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर का भी काम दिया गया, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि भाई ये बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी है, विशाल है, ऐतिहासिक है, सब कुछ है, लेकिन इसमें तो कील भी गाड़ो तो वो जो है वो प्लास्टर गिरने लगते हैं। तो और दूसरी चीज़ है कि आज की ज़रूरत के हिसाब से ये जो है वो पूरा नहीं कर रही है। तो हमने कहा साहब कहाँ हो सकता है ये, पॉसिबल क्या है, अभी इतने बड़ा वो कहाँ बनेगा, ये उनका नहीं बनेगा। अच्छा, और आते के साथ ही मन में था कि एक बता नई रहा हूँ, मैंने इस बात को चाहिए। अपने बहुत सीनियर जो कुलीग्स थे उनके साथ जब डिस्कस किया तो लोगों ने कहा यार ठीक है, उनके सोच रहे हैं, लेकिन कहाँ होगा भैया, कहाँ, मतलब ये लोग जो है वो मतलब 19 तक तो सबने कहा कि तो कर दिया, लेकिन नहीं हो पाएगा। जब ये हो गया और मैं पहली बार नई पार्लियामेंट में गया तो मोदी जी को मैंने कहा कि जिस वक्त आपने ये कहा था तो मुझे भी बहुत ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन हमने कहा आपने तो ठान लिया है तो मुझे लगता है कुछ कर डालेंगे, लेकिन हमारे साथियों को नहीं था। विपक्ष की बात छोड़ो, एक आपने भी एक शब्द इस्तेमाल किया ना, मिशन। ये मैं इस सरकार के लिए और प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच के लिए बहुत सुनता हूँ। ये मिशन मोड में काम करने वाली सरकार लोग कहते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी का ये है कि भाई कोई स्कीम लॉन्च करो तो फिर वो मिशन मोड में जाए और सैचुरेशन तक जाए। अच्छा, इनकी स्कीम्स में नजर भी आया, ऐसा नहीं कि जब देश में पहले घर नहीं बना रही थी सरकार, बिजली भी खंभे भी लगा रही थी, मगर वो सैचुरेशन तक पहुंचे में काम खत्म भी तो हो कभी, बिल्कुल, काम चलता ही थोड़ी रहेगा। स्केल और स्पीड, हाँ, कॉर्पोरेट दो सीईओ खासियत जैसे है। काम करता तो है। वो मेरे ख्याल से एक हॉलमार्क है इनके काम का। उसमें देखिए, मैं अभी आ रहा था तो मेरे गूगल के मित्र हैं, गूगल में काम करते हैं बड़ी पोजीशन पे, उन्होंने कॉल करा, मैंने कहा अभी बात नहीं कर पाऊंगा, डिबेट है, तो उनको ज़्यादा राजनीति से संबंध नहीं, तो उन्होंने क्या डिबेट है, मैंने मोदी जी 75 साल के हैं, तो मोदी जी 75 साल के हो गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि मोदी जी की उम्र कभी डिबेट का टॉपिक ही नहीं बनी। अगर
मतलब उनका बर्थडे ना आ जाए कि वो बुढ़े हो गए हैं, वो लगता ही नहीं। जब आपने को प्लेन में चढ़ते हुए देखा, ऐसा लगता है कोई एथलीट चढ़ रहा है। वो मतलब प्लेन से आते हैं, कैबिनेट मीटिंग करते हैं, कहीं दौरे में करते हैं, 3 रैली करते हैं। उस व्यक्ति को मैंने बैठ के कभी, हमारी यूपी की वो हुई सर शपथ योगी जी की 22 में, बड़ी गर्मी, 4 बजे, मैं भी मीडिया में रिपोर्टिंग कर रहा था, बैठे वैसे करके संत 2 घंटे, कोई खुजली हो, कोई पानी पिए, 2 घंटे बैठे हैं ऐसे व्यक्ति, और फिर वो फिर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो जो 75 साल उम्र है वो एक तो पता नहीं लगती। दूसरी, मैं विदेश बहुत जाता हूँ। पहले मुझे याद है सर, मैं 10 साल पहले इजिप्ट जाता था तो उसको हिंदी नहीं आती, तो इंडिया इंडिया अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। अभी आप जाते हैं तो इंडिया इंडिया मोदी मोदी। सीरियसली? बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपको पता है मेरा विदेश जाना बहुत होता है, तो मोदी इज बिकम सिनोनिमस विद इंडिया। छोटी बात नहीं होती, इसको ऐसा करने में सदियों लग जाती हैं। आप किसी ब्रांड वाले से पूछिए, एक ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में 20 साल लगते हैं, सर, मेरे जो 3 ब्रांड एस्टैब्लिश होती है। 3 जो बातें मैंने शुरुआत में कही थी, सो पहले पे आता हूँ। क्या नरेंद्र मोदी सबसे हिम्मती प्रधानमंत्री? इन्होंने अभी एक पॉडकास्ट में कहा था, मुझे याद है, कि मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अभी तक टेस्ट ही नहीं हुई है। मैं कितना रिस्क लेने, मेरी क्षमता रिस्क लेने की कितनी है। आप सहमत हैं? बिल्कुल। हिम्मत के लिहाज से देखिए, आप एक बात देखिए सौरभ जी, आप सिर्फ ये 11 साल मत जोड़िए उनका। जिस वक्त उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी, उस वक्त जो है वो भूकंप से गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तबाह हो गया था। और उन्होंने वहां पर जो कुछ भी, उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम था कि वो तमाम हिस्से भुज के रहे हों या और जगहों के रहे हों जो कि जमींदोज हो चुके थे, उसको जो है वो पूरी दुनिया ने कहा कि साहब ये तो जो है वो एक उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए कि किस बर्बाद हो गया जो पूरा के पूरा इलाका, किस तरह से उसको खड़ा किया। उसके बाद आपने देखा कि 2002 वाला दंगे में जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनको लेकर के किस तरह के अफवाहें फैली। इतना टारगेट तो कोई नहीं था। मैंने इसीलिए कहा कि सियासी असहिष्णुता और सामंती स्पर्शिता के सबसे बड़े शिकार रहे। उस तमाम चुनौतियों के बावजूद अगर आप या पूरी दुनिया आज उन्हें सुशासन का इंस्टीट्यूशन कह रही है, तो ये बड़ी बात है। ये भारतवासी, हर भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हिम्मत की बात करूं तो सर, मुझे सबसे पहले दिमाग में आता है डिमोनेटाइजेशन। बिल्कुल, मैं ये काम सोचना ही अपने आप में बड़ी नोटबंदी फाइल इंदिरा गांधी के पास गई थी। इंदिरा गांधी के पास गई थी फाइल, उन्होंने मना कर दिया कि चुनाव हारूंगी क्या। मतलब वो सोचकर ये सोचना कि उसके बाद हम पॉलिटिकली सरवाइव करेंगे। सरवाइव कैसे करेंगे? ये उस समय अगर किसी से कहा जाता तो वो कहता है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी। लेकिन बात असली है कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, जो भरोसा है लोगों का, और उनको भरोसा है कि लोगों का भरोसा मुझ पर है, ये उनसे काम करवाता है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी चीन से जो है हमारा सीमा का विवाद चल ही रहा है, लंबे समय से चल रहा है, गलवान में ज्यादा हो गया था। एक स्थिति थी 62 में युद्ध से पहले की जी। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है, एक किताब का जो है वो नया वर्जन आ रहा है। वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उस समय ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे जी, उन्होंने लिखी है, थोराट, लेफ्टिनेंट जनरल थोराट। तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि लेट 50s से 1950s से हम लोग, मतलब वो और जनरल थिमैया आर्मी चीफ थे, लगातार प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन को कह रहे थे चीन के इरादे ठीक नहीं है, बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, लगातार जो है आगे बढ़ रहा है। जब कहने का असर नहीं हुआ तो दोनों जाके पर्सनली मिले, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे कि चीन हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है। और दूसरी बात जो लीडरशिप की बात है, उन्होंने कहा कि अगर हम नेफा का सिक्योरिटी का जिम्मा जो है असम राइफल्स को दे दिया, सेना को नहीं दिया इस सिचुएशन में। उन्होंने कहा अगर हम नेफा में सेना लगाएंगे तो चीन नाराज हो जाएगा। ये थी लीडरशिप उस समय की। और आज की लीडरशिप देखिए, 4 साल से सेना आमने सामने खड़ी है बॉर्डर पर। ये हिम्मत इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी। सर, ऑपरेशन सिंदूर, मुझे याद है जब खबर आई रात में 6 तारीख को, 6-7 की रात को, कि भावलपुर और इधर उधर मुरीद के सब जगह बॉम्ब हुए हैं, मतलब यकीन नहीं हुआ। कुछ सोच नहीं सकते आप यार कि न्यूक्लियर पावर तो है ही ना, उसमें पाकिस्तान पर हमला करने में खतरा क्या था? यही था ना कि न्यूक्लियर स्टेट है और पागल स्टेट है, क्या कर दे। बट वो सोचना कि नहीं यार, ये दिस हैज टू एंड, ये तमाशा बंद होगा आतंकवाद का। हिम्मत वाली बात बता रहे हैं। देखिए,
ऑपरेशन सिंदूर का भी देखिए कि जिस तरह से उन्होंने जल्लादी जालिमों के जुर्म और जुल्म को जमींदोज किया है, उनको जन्मांतर याद रहने वाला जख्म दिया है। वो तो हमेशा उनको याद रहेगा। कल ही रोया ना एक, बताया था। हाँ, मैंने कहा दूसरी चीज़ ये कि आप एक चीज़, प्रदीप जी बहुत ही सीनियर पर जर्नलिस्ट, देखिए ये पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो बिना कांग्रेस या किसी कुनबे के रिमोट या सपोर्ट के तीसरा कार्यकाल निरंतरता के साथ कर रही है। इससे पहले भी गैर कांग्रेस सरकार बनी है, अटल जी की बनी, लेकिन आप सबको मालूम है कि किस तरह से जो है वो कांग्रेस उसमें भी दुष्प्रचार करती थी, एक काल्पनिक भ्रम पैदा करती थी, वो सब चीज़ें थी, लेकिन वो नहीं मतलब पूरा एक कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन ये तीसरे कार्यकाल में निरंतरता के साथ चल रहे हैं। और यही नहीं है, 2014 में पूरा बहुमत बीजेपी को मिला, लेकिन उन्होंने एनडीए को लेकर साथ सरकार चलाई। 19 में भी पूर्ण बहुमत मिला, तब भी एनडीए को लेकर के जो भी हमारे सहयोगी चुनाव लड़े उनके साथ सरकार चलाई। और फिर जो है वो 2024 में सॉरी, तो ये जो 24 था 14 था या ये 24 रहा है, ये पूरे के पूरा इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि उनका पॉलिटिकल विजन कितना स्ट्रांग है। वो चाहते तो अगर कांग्रेस को अगर इतनी सीटें मिल गई होती 14 में या 19 में, तो वो अपने साथियों को चिमटे से भी नहीं छूते, कहते भैया बाय बाय गुड बाय, हमारी सरकार, हमारा पूर्ण बहुमत है। ठीक बात है। तो नहीं, और ये नहीं हुआ जब एक वक्त था कि सारे एनडीए के साथी चले ही गए थे, भाई शिवसेना चली गई, जेडीयू चली गई, चंद्रबाबू नायडू चले गए थे, अकाली दल चले गए थे, सब हुआ कि भाई ये सब वो जो आप कह रहे थे कि भाई साथियों को साथ में रखकर नहीं चल सकते, ये आज सारे वापस आ गए। अकाली दल को छोड़ दें तो सारे वापस आ चुके। नहीं, वो है वही कर साथियों को रह के, मतलब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब आपके पास पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास अकेले आ गया, उसके बाद भी जो है वो अगर 303 सीट लेकर के जो है वो हम कहें कि नहीं हम सहयोगियों को लेके ही सरकार चलाएंगे। इन पर जो सबसे बड़े इल्जाम है उसमें से ये किया कि ऑटोक्रेट है। तो ऑटोक्रेट है कि डेमोक्रेट है? डेमोक्रेट है। देखिए जो लोग, मैं लगता है डिफॉल्ट डायनेस्टी के डिफॉल्टर डींगबाजों की बात छोड़िए आप। डायनेस्टी के डिफॉल्टर डींगबाज। तो ये जो है इनका तो आप छोड़ दीजिए। आज जो है वो मोदी जी जैसा डेमोक्रेट लीडर, आप जितने भी पार्लियामेंट में बिल हुए होंगे, कोई बिल भी स्कूटनी के बिना, छोटे बिल और मैं नहीं करता, कोई इंपॉर्टेंट बिल, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी को गया हो, चाहे सिलेक्ट कमेटी को गया हो, चाहे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया हो, और या फिर दोनों हाउसेज में प्रॉपर उसका डिबेट डिस्कशन हुआ हो। इससे पहले क्या होता था, इनके 80% इंपॉर्टेंट बिल जो है वो कांग्रेस के समय में जो है वो ना कोई डिबेट होती, ना डिस्कस होता था और ना स्कूटनी होती। सर एक खबर आ रही है, आपको बता देता हूं मैं, जियो न्यूज, पाकिस्तान के जियो न्यूज के हवाले से एक खबर आ रही है कि अब एशिया कप में पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। तो ये फैसला पाकिस्तान ने आखिरकार कर लिया कि हम एशिया कप से हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं मैं आपको वजह बता देता हूं। क्योंकि भारत ने जिस मैच में इनको हराया उसके बाद इनसे हाथ नहीं मिलाया और इन्होंने एक शर्त रख दी थी कि जो मैच रेफरी है उसको टूर्नामेंट से हटाओ। आईसीसी से इन्होंने ये डिमांड की थी, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। आज इनका यूएई से मैच भी होने वाला है, तो अब आईसीसी ने साफ मना कर दिया कि मैच रेफरी तो नहीं हटेंगे, एंडी पाइक्रॉफ्ट। तो इन्होंने अब फैसला किया कि हम मैच नहीं खेलेंगे। वेरी गुड, गुड रिडल्स, ना खेलें। भाई आप बिना हाथ मिलाए धुनाई और ठुकाई करेंगे तो क्या होगा? वो हाथ भी नहीं मिलाएंगे और धुनाई और ठुकाई कर दी उनकी। हाँ, मैं तो कहता हूँ चलिए ठीक किया, कम से कम कहीं तो इन्होंने अपनी जबान पे कहीं तो कायम रहे। कहा था कि अब नहीं खेलेंगे, जो बोल गए थे उसके बाद कैसे करते क्या? सही बात है। ऑप्शन उन्होंने अपने लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। उनको लगा था कि हम ये दबाव डालेंगे तो टूर्नामेंट को बचाने के लिए। हर बार ऐसा लगता है, पता नहीं कैसी लीडरशिप है हर जगह जो यहाँ बैठी हुई है इनके यहाँ। भाई अपना ही नुकसान कराया ना इन्होंने। ये 140 करोड़ का नुकसान होगा इस टूर्नामेंट से निकलने से पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, जो मतलब भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहे हैं वो उन्होंने अपने पैर पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी भीड़ का कटोरा और बड़ा तो इसलिए जो है पाकिस्तान को किसी को बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। सही कह रहे हैं। वो अपने आप काफी है और जिस तरह से चल रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, वो उसी दिशा में जा रहा है। तो ये जो भविष्यवाणियां हो रही हैं, कुछ ज्योतिषी कर रहे हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मोदी जी पे तो मुझे याद आ गई उनकी बात। उन्होंने एक रैली में कहा था छोड़ो पाकिस्तान को, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। ये शब्द थे प्राइम मिनिस्टर के एक बार, वो भी सही साबित होते हुए। शुरुआती दौर में एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट कही थी जिसे पाकिस्तान ने जो है वो माना नहीं। उन्होंने कहा था कि भैया हमें लड़ाई लड़नी है महंगाई से, बेरोजगारी से, आतंकवाद से, हम मिलकर लड़े उसको।
लेकिन अब पाकिस्तान के आतंक के अखाड़े में आटे की आफत आप देख रहे हो, कितनी वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, कितना वहां पे जो है वो भुखमरी जैसी स्थिति है। तो वो सारी चीजें हैं। कितनी बार हाथ बढ़ाया मोदी जी ने, तो यार आपके अब पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर में बैठ करके चले गए थे लाहौर, जो हम रिस्क की बात कर रहे थे, ये रिस्क है। दुश्मन देश की हवाई जहाज में बैठ के आप चले गए, केवल एक प्रयास था। पूरा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मना कर रहा था। सही बात है। जब वो अचानक गए पाकिस्तान नवाज शरीफ के परिवार में, तो अगर मत जाइए। पाकिस्तान ने उस जेस्चर का कुछ मान रखा होता, अगर उसको थोड़ा सा भी रेसिप्रोकेट किया होता, तो पाकिस्तान की भी ट्रेजेक्टरी कुछ और हो सकती थी। देखिए, आप जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, आप जैसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप नहीं है वहां पे जो कुछ भी है वो सब कुछ जो है वो कहां से रिमोट से चलता है। नहीं, रिमोट से नहीं, आर्मी से चलता है। वही आर्मी चलाती है देश। वही आजकल लेकिन आसिम मुनीर अपने प्रधानमंत्री को भी साथ ले जाता है, जाने जाता है। अभी अमेरिका लेके जा रहा है पैसा मांगने में, क्योंकि वहां पे जितने इंस्टीट्यूशन है उनमें एक पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो एक तरह से वो ट्रॉफी है दिखाने के लिए कि हमारे भी चुनाव जैसा कुछ होता है, एक आदमी चुन के आया है, ये है हमारी डेमोक्रेसी। हाँ, तो ये देखिए, तो हिम्मत वाली बात तो साहब सेटल हो गई। नरेंद्र मोदी वाकई रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो गजब की है। मैं दूसरी बात पे आता हूं, ईमानदारी। मैं नहीं कहता देश में कोई पहले ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं हुए, शास्त्री जी की ईमानदारी के लोग कस्में खाते हैं आज भी, बट 11 साल में एक आदमी जिसके हाथ धो के दुनिया पीछे पड़ी हो, अपोजिशन पीछे पड़ा हो, कहीं इस पे करप्शन का दाग में लगा दूं। 11 साल में कहिए 24 साल 24 साल नहीं, कोशिश हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, मेरा फोन स्नूप किया जा रहा है, राफेल का चोर है, सब हुई कोशिश, कोर्टों में जाके माफी मांगनी पड़ी हर केस में। देखिए, मैं सरकारी पॉलिसी में रहता था, आप शास्त्री भवन में जाए तो आपको सेंस आ जाता था, अजीब से हैट लगा के लोग, मतलब लॉबिस्ट घूमते थे, आपको देखने से पता लग जाता था कि व्यक्ति यहाँ का तो नहीं है। मैं एक चीज, अब वो ऑफिस ही अलग हो गया। मैं बताऊं, ये जो आपने ऑनेस्टी की बात कही, आप ये देखिए, ये जो अभी भाई साहब कह रहे हैं, मोदी जी ने आने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया है, और जो बहुत बड़ा, जिसे कभी मीडिया भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाता, कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी की, और बड़े बड़े लाइजनिंग ऑफिसेस खोल होते थे यहाँ पे दिल्ली में। उनके ऑफिसेस लाइजनर्स होते थे, सीपी में उनके ऑफिस होते थे, और दफ्तर खोल के बैठते थे। जी, सीपी में दफ्तर थे, बड़े 100-200 लोग काम करते थे, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज से लाइजनिंग करते थे। नंबर 1, ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, पहले क्या होता था कि सौरभ जी का अगर ये पीए है तो सौरभ जी सरकार में मंत्री हो, या उस सरकार में हो, या उस सरकार में हो, वही पीए उनका घूम फिर के रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है, ये पूरा के पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, इसलिए जो लगातार 10 साल से घुसा हुआ है वो नहीं रहेगा। उन्होंने बड़े बड़े नहीं रहेगा, रिश्तेदार नहीं रहेगा। तीसरी चीज जो उन्होंने इंपॉर्टेंट की, कि लाल बत्ती हमारे धाग और धमक का एक हिस्सा था। कोई भी मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, टू 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 करता हुआ लाल बत्ती, उन्होंने कहा आते ही जो है लाल बत्ती बंद। आपकी भी तो छीनी होगी। सबकी छीन गई। और ड्राइवर कहते थे, साहब इन्होंने, मोदी जी ने करा दिया, साला अब तो जो है वो साइकिल वाला भी नहीं हटता। मैं वाकई मैं गया लखनऊ, तो रिक्शे वाला अब वो बड़ा बजा रहा, तो बोले साहब वो लाल बत्ती उत्ती होती तो रिक्शा अक्सर कम से कम हट ही जाता था हजरतगंज में। तो वो ये चीजें जो है वो हिम्मत थी। हिम्मत के साथ साथ खुद में ऑनेस्ट सोच होनी चाहिए। उसके अलावा तो जैसे प्रदीप जी ने बताया, तमाम उन्होंने जो डिसीजन किए, वो डिसीजन जो है वो हिम्मत के साथ साथ उन ऑनेस्टी भी जरूरी है। इसमें एक चीज और जोड़ता हूं सर, ऑनेस्टी केवल ये नहीं होती कि भाई मैं ईमानदार दिखूं, आपको अपनी ईमानदारी पे इतना भरोसा हो कि मुझ पर अगर आरोप लगाए जाएंगे तो मैं अपने काम से पीछे ना हटूं। खूब कहा गया बिजनेसमैन से, उद्योगपतियों की सरकार, फलाना अडानी अंबानी की सरकार, ये चाहते तो बिल्कुल कट ऑफ कर सकते थे, मगर उल्टा किया इन्होंने कि नहीं, आपको इंडस्ट्री की जरूरत है, ये विलेन नहीं है, ये बिजनेस वाले उद्योगपति घराने जो है विलेन नहीं है देश में, इनका कोई योगदान है। वो अपने रास्ते से नहीं हटे, क्योंकि कोई भी आदमी सोचता कि नहीं यार अब ये मेरे पे कुछ चिपक, इमेज कॉन्शियस जो भी होता कि डिस्टेंस बना लो। एक समय था, कांग्रेस के समय उद्योगपतियों से मिलने नेता और मंत्री रात में अंधेरे में जाते थे कि कोई देख लेने, चर्चा ना हो जाए। वहां से आज उनके कार्यक्रमों में जाते हैं,
और दुनिया भर में ऐसा होता है। आप देखिए, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं दूसरे देशों के, तो अपना बिजनेस डेलीगेशन लेकर आते साथ आते हैं। हैं, बिल्कुल। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के उनके जो सीईओ आते हैं, कम्युनिस्ट माइंड सोच है कि पैसा कमाना गलत बात है, इनको अपने से दूर रखो। वो एक जेआरडी टाटा का वीडियो है ना, इंटरव्यू है हाँ, उनका, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसमें बढ़िया। वो कह रहे हैं जब भी मैं नेहरू जी से बात करता था, प्रॉफिट कहते थे, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। Dirty word। प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। हाँ, और जब भी इकोनॉमी की बात करता था, वो उठ के जाके खिड़की के बाहर देखने लगते थे। और उसी से हमारा देश ऐसा अब हुआ है। इसी ये इन्होंने माइंडसेट बदला है। ये माइंडसेट। सर, अब आखिर में क्या आपको, अब ये थोड़ा सा कंटेंशियस हो सकता है, क्या ये देश के आज तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं? नेहरू जी वॉज वेरी पॉपुलर, इंदिरा जी वॉज वेरी पॉपुलर, राजीव गांधी को मैंडेट बहुत बड़ा मिला था जो मिला था। कहाँ देखते हैं आप इनको सर? देखिए, नेहरू जी की पॉपुलैरिटी से मोदी जी की पॉपुलैरिटी को हम आकलन नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि मोदी जी नेहरू जी जिस दौर में देश के प्रधानमंत्री बने, तमाम उस वक्त नई नई आज़ादी के आज़ादी दौर से आ रहे थे उसके वो। बाद चाइना हुआ, ये हुआ, वो तो एक अलग दौर था। लेकिन इस जो ये दौर था, ये दौर बहुत खतरनाक दौर था। नेहरू जी ने इतने जो है वो संकट और इतने खतरनाक दौर को नहीं झेला है। अगर केवल आप चाइना का युद्ध देखिए, एक चाइना के युद्ध में जब आप हारे, तो लगातार जो है वो नेहरू साहब जो है वो बाई इलेक्शन सारे हार गए। उसमें लोहिया जी जीत गए, अपने वो कौन, मसानी जी जीत गए, और भी स्वतंत्र पार्टी। हाँ, स्वतंत्र, और भी लोग 4 बाई इलेक्शन हारे थे वो लोकसभा के। और उसके बाद जो नेहरू जी बीमार हो गए। बीमारी हो गई उसके बाद। मतलब ये जो था कि उनको लगता था कि हार तो उन्होंने सोची ही नहीं थी, देखी नहीं थी। और मोदी जी ने आने के बाद अगर आप देखें तो तमाम हम इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं, कई राज्यों में हारे भी हैं, कई राज्यों में जीते भी हैं। और इस तमाम के बावजूद कि साहब ये जो है वो वीवीएम क्या क्या चोरी बोरी कर। इस पे मुझे याद आ गई सर एक बात, ये बाई इलेक्शन वाली बात है। कोई बाई इलेक्शन आपकी पार्टी हारी, हाँ, तो कोई मिलने गए, कोई पत्रकार ही मिलने गए, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा कि जाति, उन्होंने कहा कि भाई आप अभी भी कल तो नतीजा है, इलेक्शन हारे हैं तो आज मूड खराब होगा। उस पिछली रात शाम नतीजा आया था या उसी दिन, उन्होंने कहा सर ये तो आपके लिए थोड़ा सा सेटबैक है। बोले, हंसने लगे। बोले मिस्टर, बोले ये समझते हो इन सबसे हम लोगों को फर्क पड़ता है, कोई कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। अरे इस पार्टी का कल्चर रहा है। 1984 में 2 सीट आई तो अटल जी, अडवाणी जी सिनेमा देखने चले गए थे। कोई नॉर्मल आदमी होता तो पार्टी मोदी दुकान जी बंद जो कर है देता। वो बम्पर जीते, और फिल्म थी इस दिल्ली में रात हार की गए, सुबह होगी। बिहार में हार गए उसी दौरान। मतलब जब बम्पर पीक पर जीतते थे। थे उस वक्त पीक पे थे बिहार और दिल्ली दोनों हार। लेकिन कोई उनको वो नहीं, वो आगे जो है वो मतलब जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो वो हौसला बना, मेरा सवाल था सर, क्या सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानते हैं? यस, सबसे लोकप्रिय तो हैं ही, सबसे प्रभावी प्रधानमंत्री, इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव, और हर क्षेत्र में। और उसके साथ मतलब ये साथ काम के लिए जाने जाएंगे। विजन है, काम के लिए विजन। बिल्कुल जाने आप देखिए, पहले आप भाषण हो रहा है लाल किले के प्राचीर से, और जैम की ट्रिनिटी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो एक बात उनको पहले से समझ में आ गई थी कि इस देश में सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। गरीब आदमी तक सरकार जो भी काम कर रही है वो पहुंचना चाहिए। 51 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुलना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आयुष्मान, बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस इन देखिए द और वर्ल्ड। ये एक चीज मैं बताऊं आपको, जो मोदी जी ने जो वर्क कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। पहले क्या होता था कांग्रेस के समय में भी, या उससे पहले भी, 1-2 काम जो कर लेते थे उसी उसी का को पूरे 5 गिनाते साल। रहते थे और उसी को जो है वो भुनाते रहते थे। मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि खुद जो है वो बीजेपी वालों को याद नहीं है शुरुआत से दौर से, जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब इसी काम को हम गिनाएंगे और भुनाएंगे, हमें आगे और बढ़ना है। नहीं, उससे बड़ी बात उन्होंने कही कि जिस प्रोजेक्ट का हम शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन भी अभी करेंगे। फाइनल बस समय बिल्कुल। मैं अभी एक अम्बेडकर सेंटर में कार्यक्रम में गया था, वहाँ पे मोदी जी की 75 तस्वीरें थी। जब वहाँ से लौटा तो पार्लियामेंट देखी, फिर प्रगति मैदान देखा, अयोध्या जाता हूँ, इतना निर्माण लुटेंस में होता था या अहिल्याबाई होलकर के समय में होता था। ये बातें होंगी। आप जब यूपीआई से पेमेंट करते हैं, आप टोल में फास्ट गेट से निकल जाते हैं, ये सब अभूतपूर्व है। ये सब 50% of real time payments अमेरिका में मैं जाता हूँ, आज भी payment कार्ड घिस रहे हैं, सर आपका मास्टर नहीं चलेगा। यहाँ बैठे बैठे मैं अभी पत्नी को अभी 10,000 रुपए दे दूँ, पता नहीं लगेगा आपको। तो ये सब अभूतपूर्व परिवर्तन ये है। चर्चा बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन यार ये भी कह सकते थे कि हम लोगों को दे सकते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन पर
शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। सर बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में बड़ा मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा सर। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, शांतनु जी बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।